क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। और कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एक डेफिनेशन की थी, क्लासिकल डेफिनेशन। उस क्लासिकल डेफिनेशन में हमने ये बोला था कि हम लोगों का एन क्या है, जहां पे हमने कहा था इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है कि हम लोगों का अनबायस्ड क्वाइन है, अनबायस्ड डाई है, किसी भी तरह की बायस्डनेस इन्वॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, सबके इक्वल चांसेस हैं कि वो चीज अकर होएगी, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ये क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि क्यों क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत सारे सिनेरियोज में फिट नहीं होती है। फिट नहीं होती का मतलब है कि बहुत सारे सिनेरियोज में अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो सही प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वी विल सी कि प्रॉब्लम कहाँ है क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर। सो आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. The question says that if the coin is tossed 2 times, what is the probability of getting head at least once? I'm waiting for your answer. Tell me what is n, what is m, and tell me the probability that is m by n. यस, नाउ ऋषभ इज राइट। इसमें आया ना ऋषभ, जो 6 वाला केस आप कल शायद कर रहे थे, वो इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, जब आपने कल एटलीस्ट 6 ले लिया था और आई थिंक वैसे कैलकुलेट किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली इसीलिए दिया था कि फिर हमें डिफरेंस क्लियर हो जाए, जो क्वेश्चन हमने कल किया था और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो वो एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो फॉर द पीपल जिनको नहीं क्लियर है, मैं एक बार क्विकली लिख देती हूँ। एन क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज जो हमारे आउटकम्स आ सकते हैं। सो हमारे आउटकम्स आ सकते हैं, व्हाई आर पीपल जॉइनिंग इन सो लेट? Oh God, I've denied him. यार अखिल wanted to join. Can somebody please message अखिल? मैंने deny कर दिया. Just message अखिल to give in the request again. By mistake I denied. Okay, so I'm saying n is total number of equally likely and mutually exclusive ways. So वो हमारे 4 options हो जाएंगे, या तो आएगा head head, या आएगा head tail, या फिर आएगा हम लोगों का head tail, या फिर आएगा tail tail. ये हमारे total options है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक हेड हमारा, इसके अंदर भी 2 हेड है, इसके अंदर हम लोगों का एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, तो हम लोगों के फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3. So that is why it is coming to be, yes Rishabh, that is TH, right? So this is TH. So our probability is 3/4. ठीक है, बट क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर बेटा किसी ने अखिल को इन्फॉर्म किया? somebody informed? Yes ma'am. Okay, ग्रुप में भेजिए टेक्स्ट. Okay. So now क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसकी क्या, मैंने बोल दिया है वैसे तो कि क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1, इसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज है। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड यूज क्यों है, क्योंकि इसमें हमने बोला है कि अनबायस्डनेस होनी चाहिए। अगर हम अनबायस्डनेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो भी ऑप्शंस हमारे पास है, मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस कंसीडर किए, जो आउटकम है सबके इक्वल चांस होने चाहिए। सो इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चीजें हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट अब अगर हम एक चीज बोले, सपोज मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैन टू फॉल डाउन, तो आपका आंसर क्या होगा? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैन टू फॉल डाउन? What should be the answer according to classical definition? Ma'am, 1 minus probability of fan will not fall down. अरे बट डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? 1/2 है ना, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो फैन गिरेगा या नहीं गिरेगा। बट क्या दोनों पॉसिबिलिटी के अकर होने के चांसेस सेम है? फैन का तो पर्पस ही है ना कि वो सिक्योरिटी फिक्स्ड रहे, तो क्या दोनों पॉसिबिलिटी के, दोनों वेज के पॉसिबिलिटी सेम है? यस और नो? मतलब इक्वली लाइकली है,
हम बोल रहे हैं हमारा ये जो n है ये है कि आइदर द फैन विल फॉल डाउन और इट विल नॉट फॉल डाउन, बट ये नॉट फॉल डाउन वाले की प्रोबेबिलिटी तो मतलब पॉसिबिलिटी तो ज्यादा है ना, इक्वली लाइकली तो नहीं है ये दोनों केसेस, और क्लासिकल डेफिनेशन बोलती है कि इक्वली लाइकली हो, तो ऐसे केसेस को हम लोग कैसे डील करें। इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन को छोड़ के हमारे पास फिर एक नई डेफिनेशन आई जिसको बोला जाता है मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी में, उसको हम बोलते हैं एक्सियोमैटिक डेफिनेशन। एक्सियोमैटिक डेफिनेशन, जैसे हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन में किया था ना, पहले चीजें समझी थी उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरीके से मैं आपको प्रॉपरली बेस समझा रही हूँ, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी समझा रही हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आसानी हो और स्टैट्स का जो डर है वो थोड़ा हटे। क्योंकि हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स देखी क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर, रिस्ट्रिक्टेड यूज है क्योंकि ये तो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि अनबायस्ड चीजें होनी चाहिए और जो भी आउटकम्स हो वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, but this is not true in every case. So this axiomatic definition came wherein it said that probability is defined as a certain number lying between 0 and 1 and satisfying certain axioms. एक्सियम्स का अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए ना तो एक्सियम्स का मतलब होता है, ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन which is regarded as accepted or self evidence true। तो जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन आई प्रोबेबिलिटी की, उसने ये बोला कि अगर हमारे कुछ एक्सियम्स है, हमने थ्योरम्स किए है ना, अपने ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरम्स किए होंगे, मैथ्स अगर होगा आप लोगों के पास तो थ्योरम्स तो 7th 8th क्लास से ही आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स भी आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए, थ्योरम्स याद है ना मैथ्स के। तो ये एक्सियम्स का मतलब आप वही समझ लो कि हमारे कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोपोजिशंस हैं जिनको हम ट्रू मानते हैं मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, और वो थ्योरम्स हमको, वो एक्सियम्स, वो प्रॉपर्टीज हमको ये बोलती हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। बट ये तो फिर वही चीज हो गई कि यार हम किसी थ्योरी को ट्रू मानते हुए चल रहे हैं, उसके अंदर भी तो एरर हो सकती है ना, हमें तो ये एरर को ही एनालाइज करना है, तो ये एरर को हम कैसे वो करें। तो क्योंकि ये जो हमारी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, मतलब जो ये मॉडर्न डेफिनेशन है, let me just admit Akhil. Hi Akhil, good morning. Sorry I denied your entry 2 times by mistake. मैम वो चेरी मैम की क्लास पहले होने लगी ना, तो फिर मैं बेटा आपने 10:43 पे आज मतलब ज्वाइन करना चाहा था, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं रिजेक्ट करूं आपको या डिनाई करूं आपकी रिक्वेस्ट को, ऑल्दो इट वाज अबव टाइम, 10:43 हो गया था, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि शायद कल भी एक ऐसा केस था जहाँ पे एक्सटेंड हुआ था लेक्चर, मुझे याद नहीं वो आपका था या किसका था, बट प्लीज आप अपनी टीचर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी दूसरी क्लासेस भी होती है जहाँ पे हमारी एंट्री डिनाई हो जाती है और हमारा मिस हो जाता है, प्लीज ये चीज आप अपनी टीचर्स को कम्युनिकेट कीजिए इन अ सटल वे, रिक्वेस्ट फॉर्म के तरीके से ये चीज आप कम्युनिकेट कर दो। ओके मैम। ओके, सो क्योंकि हम लोगों का ये एक्सियोमेटिक डेफिनेशन इतना ज्यादा जनरल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ अजम्पशंस, कुछ थियरम्स लेके चल रहा है, सो बिकॉज वी से दैट इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इतना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, तो फिर हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट राइट नाउ, बट इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आई। अब हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पेज पे मैं, okay, if you want you can write these two things down, just take 2 minutes and reply done, then I'll move on to the next page and start discussing what we actually have to discuss.
डन. ओके. एनीबडी हु वांट्स मी टू वेट एक्सेप्ट अखिल. अखिल, आपका ये मिस हो गया, बट आपको अभी जो हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं ना, उससे इसका रिलेशन नहीं है. वो हम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे. दिस वाज जस्ट थ्योरी, तो ये रिकॉर्डेड में देख लेना आप. ओके मैम. Okay, so now let us start. So now we are going to discuss the relative frequency approach of probability, which was given by Bernoulli. Bernoulli was a statistician. So इन्होंने अपना एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच दिया था. अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच क्या बोलता है ना, कि हम लोग कुछ भी अजम्पशन लेके नहीं चलेंगे. हम लोग एक्चुअली करके देखेंगे कि हम लोगों का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है. कैसे करके देखेंगे? सपोज आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, मैं सेम क्वेश्चन दोबारा लिख रही हूं, ठीक है. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will turn up head. मतलब हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप देखो, इसमें क्लासिकल डेफिनेशन ने तो बोला कि अजम्पशन लो. नो गौरव, वेट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. हो सकता है हाफ ही आए, पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो प्लीज सुनो. क्लासिकल डेफिनेशन ने तो ये अजम्पशन लिया ना, आपने जो गौरव ये हाफ बोला, ये हाफ क्या एज्यूम करते हुए बोला कि हमारा अनबायस्ड कॉइन है, हमारा एक साइड टेल है, एक साइड हेड है, और अगर हम इसको टॉस करेंगे तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई हैवी वेट किसी भी साइड नहीं है कि वही चीज आए, वही आउटकम हमारा आए. ये अज्यूम करते हुए क्लासिकल डेफिनेशन ने जो बोला था, जब जाके हाफ आ रहा था. बर्नौली ने क्या बोला है, बर्नौली द स्टैटिस्टिशियन, उन्होंने क्या बोला है कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच अडॉप्ट करनी है. Relative frequency. So I'll give you a table right now, and what he actually means by relative frequency is कि हम बार बार कॉइन को टॉस करके देखेंगे और देखेंगे कितनी बार हेड आता है. गौरव, डिफरेंस समझ आया क्लासिकल डेफिनेशन में और बर्नौली का अप्रोच में? ओके. सो अब सपोज कि इन्होंने कॉइन टॉस किया. नाउ आई विल मेक 4 कॉलम्स, सपोज रोज, सॉरी. सो दिस इज नंबर ऑफ टाइम the coin is tossed, and next is number of time head turns up. So suppose हमने, एक मिनट, I'll just make this table. ओके, सपोज हम लोगों ने 10 टाइम्स, सपोज डॉक्टर बर्नौली ने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया, जिसमें से हेड आया 6 टाइम्स, ठीक है. फिर उन्होंने 100 टाइम्स टॉस किया, हेड आया 53 टाइम्स. फिर उन्होंने 1000 टाइम्स टॉस किया और हेड आया हमारा 508 टाइम्स. और फिर सपोज 10,000 टाइम्स टॉस किया. अब उसमें मत जाना कि मैम 10,000 टाइम्स कौन टॉस करता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हिज अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ मोर रिलेटिव, जिसे हम रिलेट कर पाए रियलिस्टिक सिनेरियो पे ये बेस्ड है. सो दिस इज नाउ 4998. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होता है ना, कि हम लोगों ने जितनी बार टॉस किया है उसके हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए. अब हम इसका एक बार रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि कितना आया. हमने 10 टाइम्स टॉस किया, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने 10 टाइम्स टॉस किया, तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे कितना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए? कितनी बार हेड आया, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए? 3/5. 6/10, 0.6. Yes, ma'am. इतना ही आएगा ना. हाँ, 6/10. ऐसे ही आप बाकियों का करोगे, सो दिस वुड बी 53/100, 0.53. 508/1000, 0.508. 4998 divided by 10,000, so this would be 0.4998. ये हमारे एक रियलिटी सिनारियो पे आ गया.
बट नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी इज कि हम लोगों का कन्वर्ज कहाँ पे हो रहा है. कन्वर्ज मतलब कि अगर हम एक नंबर देना चाहें इन लोगों के, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हमारा ये कन्वर्ज कहाँ हो रहा है. हमारा जो कन्वर्ज हो रहा है वो 0.5 पे हो रहा है. कन्वर्जिंग का मतलब तो सब लोग समझते हैं ना बेटा. यस मैम. सो कन्वर्ज 0.5 पे हो रहा है. ऐसे करके हमने बोला कि इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो हाफ होना चाहिए. हमने यहाँ पे किसी भी तरह का अजम्पशन नहीं लिया, किसी भी तरह का अजम्पशन नहीं लिया. इज इट क्लियर? यस. ओके, नाउ Yes, प्लीज ma'am. write this down. If you have any doubt, please let me know. लास्ट वाला फिर से, ये 0.5 वाला गौरव, कन्वर्जिंग वाला. ओके. सो हमने क्या देखा है कि हमारा पहली जो हमारा ये P1 आया है, इसको हम P1 बोल सकते हैं. हमारी P1 आई है 0.6. हमारा P2, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है, P2 आया है हम लोगों का यहाँ पे 0.53. P3 आया है 0.508 और P4 आया है 0.4998. अगर हम देखें इसको तो ये कहीं ना कहीं 0.5 पे कन्वर्ज हो रहा है. आप इसको प्लॉट करोगे, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये 0.5 के अबाउट ही आएंगे ना सारे पॉइंट्स. 0.7 नहीं आएगा, 0.8 नहीं आएगा, 0.4 नहीं आएगा, 0.5 पे कन्वर्ज करेंगे सारे पॉइंट्स. यही बोला. तो बर्नौली ने क्या किया, किसी भी तरह का assumption नहीं लिया. He has taken a coin and he has tossed it and he has actually calculated कि हम लोगों का कितनी बार आ रहा है. उसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली. You will get to know why are we doing this. You will get to know why are we doing this. मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूंगी. Are we all done with this? Are we all done? We understood the concept of relative frequency and how it is better as compared to classical definition and as compared to axiomatic definition of probability. Okay, now I'll give you a question. Just try to find out the relative frequency. ये हमने अभी ungrouped का किया था, ठीक है. grouped का मैंने एक क्वेश्चन लिखा था जिसमें किसी ने क्या बोला था, मैंने कहा था I'll give you a bit lengthy और वो बाइट हो गया था. But anyways, so I'll give you a question एंड वो ग्रुप्ड का है, उसमें आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. देखो मैं आपको पहले लेमन टर्म्स में बताती हूँ. अगर हम लोगों के क्लास इंटरवल्स गिवन है, ठीक है, सपोज द क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20. ये तो एक्चुअल डाटा है ना, और इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 15. अब हमें ये बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए अगर हम रैंडमली चूज करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. सपोज ये चीज है हम लोगों की, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल हम ले रहे हैं, सपोज दिस इज सपोज मंथली एक्सपेंडिचर ही हमने ये ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये मंथली एक्सपेंडिचर का ही मैं क्वेश्चन दूंगी, तो ये सपोज हमने मंथली एक्सपेंडिचर ले लिया. तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड has its total monthly expenditure less than 15. सपोज ये लैक्स में गिवन है हम लोगों को डाटा. अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जहां पे कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका 15 लाख से कम है मंथली एक्सपेंडिचर. अब क्या इसके अंदर हम ये अजम्पशन लेंगे कि सब लोगों के पास इक्वल चांसेस है 15 लाख होने के? यहाँ पे तो हमारे पास डाटा गिवन है ना कि कितने लोगों के पास कितना मंथली एक्सपेंडिचर है. यहाँ पे तो डाटा गिवन है ना हम लोगों को, इसमें तो ये अजम्पशन लेने का फायदा ही नहीं है जब डाटा हम लोगों के पास है. समझ आ रहा है ना कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्यों लेनी चाहिए हमें. यस मैम. तो अब मान लो इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई वो हो गई 25 + 5 30. तो अब हमको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है. यहाँ पे एक मिनट मेरे को ये रब करने दो, मैं दोबारा लिखूंगी इस क्वेश्चन को. यहाँ पे हमारा जो थर्ड कॉलम बनेगा वो बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का. रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मतलब कितने ऐसे हाउस होल्ड्स हैं पूरे टोटल हाउस होल्ड्स में से जिनका मंथली एक्सपेंडिचर 0 to 10 के बीच में लाई कर रहा है.
I'll repeat my question. I'm looking forward for an answer from you people. I'm asking you, how many households, what is the frequency, what is the percentage of the households as compared to total households whose monthly expenditure lie between 0 to 10 lakhs? How will you find out? This is your third column. What will you do? 5/30. 5/30. तो ये हमारा P1 आ गया. सिमिलरली अब P2 कैलकुलेट करेंगे. अब आप देखो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा ये देखना. हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितने ऐसे हाउसहोल्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द हाउसहोल्ड्स हुज मंथली एक्सपेंडिचर इज लेस देन 10 lakhs. प्रोबेबिलिटी हम सीधा बता देंगे 5/30. कैलकुलेट कर लेना व्हाट इज 5/30. पर अगर हम यही सेम चीज उसके मेथड से करते क्लासिकल डेफिनेशन से, तो उनकी अजम्पशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती. I hope everybody has got the concept. Why are we doing this? What is the benefit of doing this? How is it better than classical definition? How is it going to help us in framing the real time policies? गवर्नमेंट को अगर ये स्कीम निकालना है कि हमको एलपीजी सब्सिडीज देनी है, तो उनको ये तो देखना होगा ना कि हमारे कितने परसेंटेज ऑफ द हाउसहोल्ड्स हैं जो एक लेस देन बीपीएल पे लाई करते हैं, या हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हम लोगों का क्या रेंज होना चाहिए कि इससे लेस इनकम है तो फिर हम आप लोगों को एलपीजी सब्सिडीज देंगे. तो उनको ये तो देखना पड़ेगा ना कि अगर 10% ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जिनको एलपीजी सब्सिडी देनी है तो उसके लिए हमारी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, और अगर हम उससे और नीचे जाते हैं कि 8% हाउस होल्ड है तो हमारी कॉस्ट कितनी लगने वाली है. तो जब ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी होती है तो उस टाइम पे ये डाटा रिक्वायर्ड होता है और ये एनालिसिस रिक्वायर्ड होता है. जब अब आप सुनोगे ना कि जिसका भी लेस देन 5 लाख रुपीज है उसको ये मिलने वाला है, तो आप ये देखो गवर्नमेंट ने वो 5 लाख टारगेट नहीं लिया, उन्होंने ये भी देखा है कि हमारी कॉस्ट कितनी लगने वाली है इस चीज के लिए, कितने परसेंटेज ऑफ द हाउस होल्ड है जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा. समझ आया? मतलब प्रैक्टिकली कैसे हेल्प होगा. नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम लोग कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स इन इंडियन इकोनॉमी करेंगे ना, तब ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एनालिसिस, अभी हम देख रहे हैं डाटा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा डाटा के बेसिस पे पॉलिसी फ्रेमिंग. So then it will be more interesting. Anyways, I'll give you the data now. It is a long lengthy data, but उसको यूज करके हमें कुछ प्रूफ करना है, तो इसलिए वो डाटा रिक्वायर्ड है. जस्ट राइट डाउन साइड बाय साइड इफ यू हैव द क्वेश्चन, पहले वाला ही क्वेश्चन है वहां से नोट कर लो, नहीं तो मैं दोबारा लिख देती हूँ. सो द क्लास इंटरवल इज 10 to 35, 35 to 60. फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड ही लिख देती हूँ. 15, 23, 62, 85, 37, 85 to 110, 37, 110 to 135, 19, 135 to 160, 15, 160 to 185, 10, 185 to 2108, 210 to 235, 5, 235 to 262, 260 to 285, 1, 285 to 310, 1, 310 to 335, 1, and 335 to 360, 1, then 360 to 385 is 1 again, and 385 to 410 is 0, 410 to 435 is 1, 435 is 460, sorry, this is this is 3, 460 to 485 is 0, and 485 to 510, 1, 510 to 535 is 1. This is your data. Calculate relative frequencies and let me know what is the summation of these relative frequencies. What is the summation of these relative frequencies?
एनी मैम डाउट? थोड़ा जूम आउट कर दो मैम upper मैम, ऊपर की जो मैम upper क्लास values are not visible. व्हाट इज नॉट विजिबल? No, I'm now it's visible. ओके, आई थिंक ऊपर वाली 2 क्लास इंटरवल, वो मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैम समेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी तो 1 होता है। यही मैं बताना चाह रही थी, बट कैलकुलेट करके देखो, हाँ 1 ही आएगा। समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 ही आएगा, बट आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया है, जो टच में नहीं है, 1 ही आएगा। वही पॉइंट मुझे प्रूव करना था, और उसके अभी आप यू जस्ट सॉल्व दिस एंड देन, अभी तो हमने ये किया न्यूमेरिकली, इसका मैं एक बार स्टैटिस्टिकली भी आप लोगों को दिखा दूंगी। प्रूफ प्रूफ नहीं, जस्ट डिस्कशन। ओके मैम। नो गौरव, समेशन एफ इज नॉट 182। भाई कोई कुछ कह रहा था? somebody saying anything? मैम 1 ही आएगा। समेशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आएगा। मैंने गौरव का रिप्लाई किया है, उन्होंने चैट पे लिखा है समेशन ऑफ एफ दैट इज 182। मैंने उसको मना किया है, वो 182 नहीं है। What is summation f for the people who are saying summation of relative frequency is 1? Summation f तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा। Yes, it is 185. Summation f is, yeah. मैम कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद फिर हम बस एडिशन कर रहे हैं ऊपर वालों का न्यूमरेटर का, तो दोनों तो चीज सेम ही हो जाएगी, तो 1 तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि आपने प्रूफ कर दिया, मुझे वही प्रूफ करना था। बट एज आई सेड that I am doing from the start, there are certain students who are not having statistics. What you said, that is absolutely true, क्योंकि हम उसी से डिवाइड कर रहे हैं। चलो मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ what he said. So मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करने को बोला। कैलकुलेशन करने की पता है जरूरत क्यों पड़ेगी? मैं आपको अब ये क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, उसमें पड़ेगी कैलकुलेशन करने की जरूरत। सो व्हाट आई थिंक ऋषभ सेड, सो ही सेड कि जब ये समेशन एफ, मैं ऊपर लिख देती हूँ, जब ये समेशन एफ 185 है, हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे 15/185, फिर हम फाइंड कर रहे हैं 23/185, फिर हम फाइंड कर रहे हैं 37/185। जब हम ऐसे कर करके समेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो वो भी तो हम लोगों का 1 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली हम 185 से ही डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। क्या हम सब लोगों को ये चीज समझ आई? Yes, ma'am. मैम my summation of f is coming 181. मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? मैम 181 आ रहा है summation f. 185 आएगा, कैलकुलेशन चेक कीजिए प्लीज। मैम 182 आ रहा है। 182 आ रहा है। कैसे? 182 आ रहा मैंने है मैम। लिखा तो सब सही है, 15, 23, 37, 37, 19, 15, 10, 8, 5, 2। आई एम सॉरी, दिस इज 4। 182 ही आ रहा है। This is 4. This is 4 here. This is 4. Please make it 4. This is 4. Yes, ma'am. 182 आ रहा था. हाँ, sorry, this is 4. Now 185. यस मैम। Yeah. 0130111. Yes. तो आप लोगों को ये चीज समझ आया, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये क्यों हमारा समेशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आएगा? समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोगों ने बोला कि इसका करेंगे क्या? I'll tell you the question. So my question says, find out the probability. I'll just write it. मैम मेरे को समझ नहीं आया. किसको समझ नहीं आया? Please speak your name. अखिल. अखिल. ओके अखिल, इससे पहले वाले पेज का समझ आया था? नहीं.
तो जब क्यों नहीं बोला? नेटवर्क इशू हो रहा था, मैं बोला था आवाज ही नहीं गई, अभी भी लीव हो गई थी क्लास मुझसे। अखिल फिर बेटा आप रिकॉर्डेड देख लेना, ट्यूटोरियल में फिर मैं दोबारा करा दूंगी अगर रिकॉर्डेड में भी समझ नहीं आया, नेटवर्क इशू था तो। ओके मैम। ठीक है, ओके। सो माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर, प्रिया आपको समझ आ रहा है? प्रिया एंड मनीष, ओके। एंड व्हाट अबाउट मनीष? एंड डू वी हैव प्रथम? Less than 110, less than 110. Please tell me what will be the probability. I'll also calculate. Okay, Pratham. Yeah, tell me. Yes, Vikas, it is coming to be 0.606 आ रहा है मेरा, but 0.605 fine. So इसमें हमने क्या किया है, हमारा क्योंकि फोर्थ इंटरवल तक लेस देन बोला है, 110 है, सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये जो P4 की वैल्यू होगी, whatever the value will be, that is 37 divided by 185, that will be P4. तो हमें अगर इसका आंसर सॉल्व करना है, so it means that we have to add P1 plus P2 plus P3 plus P4. Yes, Manish, you can do that also, but I think that it is better to follow the relative frequency approach. जिस तरीके से, क्योंकि देखो पता है क्या होगा, एग्जाम में आएगा आप लोगों को कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर नहीं भी बोलेंगे ना वो, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, ग्रुप डाटा आ गया, तो जो हम ये डाटा फॉर्म करते हैं ना, ये टेबल जो फॉर्म करते हैं, इसको बोला जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम मेथड से सॉल्व करें तो अच्छी बात है ना मनीष? बट हाँ, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो आप लोगों को आ गया, सेम ही है, आई एम नॉट सेइंग अलग है। जैसे कि एक्सेल के अंदर हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर जो एक्सेल में ऑलरेडी गिवन है वो भी कर सकते हैं, या फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हैं, तो सेम ही है, मैं ये नहीं कह रही अलग है, बट मैं आपको ये कह रही हूँ जब हम ये ऐसे टेबल फॉर्म करते हैं तो जो अप्रोच दिया जाता है हम लोगों को, जो हमने पढ़ा है, वही चीज हमको एग्जाम में करनी चाहिए, तो बेटर होता है। मैं ये चीज बोल रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को सीधा बोल दिया जाए कि ऐसे निकालो, तो आप एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करोगे कि ये टेबल फॉर्म फ्रेम करके और सिर्फ ये 4 का कैलकुलेट करके नीचे वाली चीजें छोड़ दोगे, ऐसे तो नहीं करोगे ना, बनाओगे तो पूरा ही। कि आधा आधा छोड़ाओगे, जरूरत नहीं है, छोड़ो, क्या करना है, क्या रखा है इन बातों में। चलो, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सिर्फ इसी को मैंने थोड़ा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करूंगी, आज कोई और कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। कल हम लोगों को प्रोबेबिलिटी रूल्स करना है, तो प्रोबेबिलिटी रूल्स अभी वैसे भी 10 मिनट में फिनिश नहीं होगा, सो इसीलिए सिर्फ इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बेसिकली इन दी स्टैटिस्टिक्स टर्म्स, क्योंकि वो आपकी बुक में है, तो एक बार हम उसको भी देख लें तो बेटर हो जाएगा थोड़ा। सो हमने रिलेटिव अप्रोच में क्या किया है, आई जस्ट राइट two points what we have done in the relative approach. If you want, you can write them down, if not, it's your wish. So here we have defined the probability as the limit of the sequence of relative frequencies. I hope relative frequencies का meaning सबको clear होगा, of relative frequencies as the number of tosses, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रही हूँ, increases indefinitely.
एंड सेकेंड, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किया है, इन दिस डेफिनेशन we have not assumed anything. In this definition, we do not assume that the coin is unbiased, as we have done in the classical definition. If you want, you can write this down. Otherwise, just want to write few more things. Can I move forward, or you are writing this down? थोड़ी बहुत चीजें और लिखनी है बस. Can I move forward? Okay, Gaurav, waiting. Let me know. Okay, Tanay. अखिल, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप क्या डी लिख रहे हो? अरे मैम वो मेरे को वो आपने लिखा था ना उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में P1 P2 मेरे को कुछ और लगा वो 01 02 तो फिर मेरे को समझ नहीं आया वो था क्या. अभी आपने आया? आंसर अभी मैं वही दोबारा एक्सप्लेन करूंगी P1 P2 वाली चीज नहीं ही. मैम वो आ गई मेरे को समझ. मैं बस मेरे को आंसर नहीं आ रहा था ना, मैंने कहा ये क्या लिख दिया आपने. ओके, दोबारा वही एक्सप्लेन करूंगी. और जहां ना समझ आए ना, मैं हर टॉपिक के बाद आप लोगों से पूछती हूँ कि समझ में आया, समझ में आया. नहीं समझ आए तो वहीं रोको और पूछो कि क्या हुआ है. ऐसे मतलब मेरे एक्सप्लेन करने का वेट जरूर करना. बीच में बोलोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी. चलो, 2-3 चीजें बस, वो P1 P2 ही मैं दोबारा एक्सप्लेन लिख रही हूँ. सो आई एम सेइंग मैम दैट पर आ गया समझ. okay, good. I am saying that let the frequencies in the ith class interval form the sequence like P1, P2, P3, going till whatever numbers, when the households writing as HS is N1, N2, N3, going till whatever numbers respectively. Respectively मतलब कि N1 का relative frequency है P1, N2 का relative frequency है P2, N3 का relative frequency है P3. Such as this N1 is less than N2 is less than N3. मतलब जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, हमारा इनडेफिनेटली हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ मूव कर रहे हैं. वही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है ना, when the number of tosses increases indefinitely. तो हम वही बोल रहे हैं कि ये हाउस होल्ड्स का जो नंबर है वो इंक्रीज करता जा रहा है. Now we are saying, second point we are saying that if the sequence of relative frequencies, I am writing as RF, converges to a number, say that number is PI. जो ये PI आप लोगों का 1 आया था जब हमने इसको टोटल ऐड कर लिया था, या कन्वर्जिस में तो हमने जैसे 0.5 वाला देखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. कन्वर्जिस से PI, then we call this PI to be the probability that a selected household will have his total monthly expenditure in the ith class interval. तो हमने अभी जो क्वेश्चन किया था वो कैसा था? सपोज हमने क्लास इंटरवल लिया 10 to 35 वाला, 35 to 60, 60 to 85 एंड सो ऑन. और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आई फिर इसके अंदर, जो हम P1 P2 बोल रहे थे, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3. जब हम इसको ऐड करेंगे, सो वी आर फाइनली गोइंग टू गेट हियर 1, जो आपका 1 आया था. और इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी distribution of total monthly expenditure. मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से. आई होप अब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो गए होगे. डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो गए होगे ना अभी? तो बस इतना ही करा रही हूँ, आगे नहीं करा रही आज. बस ये लास्ट क्वेश्चन है. डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड के साथ कंफर्टेबल हो, लिख लो. I'll open both the pages. That's it. I'm not moving ahead. Just take 2-3 minutes. I'll take your attendance.